अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को इल्म है, हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट किया है। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है। मैं इन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेनेसा। हम रेनेसा के में पढ़ेंगे ये क्या था, इसमें कौन कौन से राइटर्स थे और इसके फीचर्स कौन कौन से थे और इसके कौन कौन से नेम्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ इसके 4 और नेम्स हैं। इसके अलावा और भी नेम्स हैं, लेकिन ये नेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ। सबसे पहले इस एज को कहा जाता है शेक्सपियरियन एज, और दूसरा इसका नाम है एलिज़ाबेथन एज, एज ऑफ ड्रामा, एज ऑफ सोनेट राइटिंग। हम आगे जाके बात करेंगे कि इसको शेक्सपियरियन एज कहा है, क्यों क्यों कहा जाता है, और इसके बाद एलिज़ाबेथन एज क्यों कहा जाता है, एज ऑफ ड्रामा और एज ऑफ सोनेट राइटिंग ये क्यों कहा जाता है इस एज को। इस एज में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसका नाम शेक्सपियरियन एज भी पड़ा और एलिज़ाबेथन एज भी पड़ा, एज ऑफ ड्रामा एंड एज ऑफ सोनेट राइटिंग। हम इस पे जो तफसील से बात करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले ये रेनेसा असल में था क्या और ये कब स्टार्ट हुआ, किसने इस पीरियड में कंट्रीब्यूट किया। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर डेफिनेशन। द टर्म रेनेसा comes from the French word derived from Latin word renaissance, which means rebirth. First time the word renaissance was used by French historian Jules Michelet in his book Historia de France in 1855. It refers to a period of cultural, artistic, and intellectual revival that began in Italy in the 14th century and spread throughout Europe in the 15th and 16th century. तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि ये रेनेसा जो है है वो रिवाइवल ऑफ ऑफ क्लासिकल लर्निंग हम ये कह सकते हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री में इंग्लिश की हिस्ट्री में बीच में ऐसे जो एक पीरियड आया था जिसमें लिटरेचर सो गया था। तो वहाँ पे ऐसे पोइट्स नहीं थे जो वर्क्स वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, जिसकी वजह से लिटरेचर जो सो ही गई थी। इन्होंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल जो पोइट्स थे इनके वर्क्स को कॉपी करते चले गए। बीच में चौसर ने थोड़ा बहुत इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा सारे जो जो राइटर्स थे उन्होंने कोई खातिर खा जो वर्क है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, जिसकी वजह से लिटरेचर सो गई थी। और उसके बाद से अचानक से ये इतना बड़ा चेंज कैसे आई, कैसे इस पीरियड में आ गया, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। फर्दर हम देखते हैं इन्फ्लुएंसेस दैट काज द ब्रिटिश रेनेसा। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये ब्रिटिश रेनेसा जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से फ्लरिश हुई। सबसे पहला जो इसका काज था या इन्फ्लुएंस था वो प्रोटेस्टेंटिज्म, सेकंड में रैशनलिज्म फिलॉसफी, ह्यूमनिज्म फिलॉसफी, द साइंटिफिक रिवोल्यूशन इन 17th सेंचुरी। ये चार जो बेसिक जो वजूहात थी जिनकी वजह से ये इन्फ्लुएंस हो गई ब्रिटिश रेनेसा। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इसको फॉर्म होने में। फर्दर हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आखिर ये क्या है, कौन सा जो फिगर है उसने इस थ्योरीज को सपोर्ट किया और कौन था बनी इन फिलॉसफीज थे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो है प्रोटेस्टेंटिज्म। ये प्रोटेस्टेंटिज्म क्या था? फाउंडर था मार्टिन लूथर, वाज अ मोंक, वो एक मोंक था। और क्या था? ऑन ए हाई पोजीशन इन रोमन कैथोलिक चर्च। ये एक मोंक भी था और रोमन कैथोलिक चर्च में एक बड़ी जो रिनोन्ड या फेमस जो पोस्ट थी उस पे विराजमान था ये। इसने क्या किया कि कमिटेड अपोस्टफी। अपोस्टफी मीन्स कि अपने रिलीजियस के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना, यानी कि रिलीजियस के खिलाफ बगावत करना। एंड पेस्टेड 95 थीसिस, उसने 95 थीसिस इसने पेश किया
17 में ऑन द वॉल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च के जो वॉल था उस पे इसने 95 थीसिस चिपका दिए। इसके अपोजिट इसके जो काले करतूत वगैरह थे या जो ये इलीगली जो काम्स करते थे, इनको इसने एक्सपोज करते हुए 95 थीसिस उसने रोमन कैथोलिक चर्च के वॉल पे चिपका दिया। बाय डूइंग दिस ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च। ये चिपका के इसने उनके खिलाफ एहतजाज किया। लेटर इट बिकेम अ सबसेक्ट ऑफ कैथोलिक चर्च। बाद में जाके ये एक और फिरका बन गया। इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंग्लैंड। आगे जाके इसने बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी इंग्लैंड में पैदा किए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रिश्चियनिटी हेनरी एट हु हैड अ वाइफ कैथरीन ऑफ एरेगॉन फेल इन लव विद एन बोलिन and wanted to marry it, but church did not allow him. So he passed an act named Act of Supremacy. इस एक्ट का मतलब था किंग इज सुपीरियर टू चर्च। किंग चर्च से सुपीरियर है, वो बालातर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो चर्च के मातहत नहीं है। एंड गॉड मैरिड टू एन बोलिन। इसने जो है किंग हेनरी एट था, इसने इसकी एक बीवी भी थी और ये प्यार में पड़ गया कैथरीन ऑफ एरेगॉन की, शादी करना चाहा, लेकिन चर्च ने इसको मना किया। तो इसने क्या किया, चर्च के खिलाफ एक एक्ट पास किया, सुप्रीमेसी एक्ट। और इस एक्ट को पास करने के बाद इसने एन बोलिन से शादी की। और ये कौन थी? मदर ऑफ एलिजबेथ वन। ये एलिजबेथ वन की माँ थी। और इसने क्या किया कि इसने किया लेटर एलिजबेथ वन हु स्टार्टेड कॉलोनाइजेशन। इसने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया और बाद में जाके इंग्लैंड की क्वीन भी बन गई। और इसने क्या किया, हेनरी एट ने बाद में जाके 4 और औरतों से शादियां की। ये 2 छोड़ के इनके साथ मिला के 6 शादियां इसने टोटल की थी। तो ये भी जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उसका बहुत ज़्यादा अपोजिट था। अब अब हम थोड़ा बहुत एलिजबेथ वन के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थी? फर्स्ट प्रोटेस्टेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड। एज शी बोर्न एज प्रोटेस्टेंट because her father had supported Protestant church, Anglican official church of England. She did not get married and focused on making the country great. ये पहली जो इंग्लैंड की हिस्ट्री में पहली प्रोटेस्टेंट क्वीन थी, क्योंकि उसका फादर भी वो रोमन कैथोलिक चर्च के अपोजिट था, तो इसलिए ये भी अपने बाप के नेक्स्ट कदम पे चलती हुई ये भी रोमन कैथोलिक चर्च के बिल्कुल अपोजिट थी। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि इस एज को एज ऑफ एलिजबेथ क्यों कहा जाता है? वाई इज रेनेसा नोन एज द एज ऑफ एलिजबेथ? इन 1588 स्पेन टुक हिज आर्मेडा। आर्मेडा क्या होता है कि एक फ्लीट ऑफ स्मॉल शिप्स जो होता है, इसको हम कहते हैं आर्मेडा। एंड रीच्ड टू इंग्लिश चैनल and wanted to conquer England, but British Navy destroyed Spanish Armada, due to which they became the strongest navy in the world, and she became the queen of the oceans of the world. तो इसलिए इसको एज ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। तो उस वक्त जिस वक्त रेनेसा स्टार्ट हुआ था, इस वक्त ये इंग्लैंड की क्वीन थी, इस वजह से इस एज को एज ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। इन In 1611, King James Bible was published because of the printing press of Caxton. सेकंड में आता है, अब आता है रैशनलिज्म थ्योरी। A phrase by French philosopher रेन डिकार्ट। एक फ्रेंच फिलासफर ने एक फ्रेज कहा था, उसका नाम था रेन डिकार्ट। इसने क्या कहा था? कजितो अर्गोसम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो इसने ये फ्रेज कहा था। तो ये समझा जाता है कि ये रैशनलिज्म थ्योरी की बिगनिंग यहाँ से हुई थी। was the beginning of rationalism because it was fundamentally related to thinking. It is a philosophy that asserts reason is the primary source and test of knowledge, believing that reality has a logical structure that the intellect can grasp through innate ideas and logical proof.
तो इसको जो रेन डिकार्ट ने जो फ्रेज कहा था कजितो अर्गो सम, इसको कहा, इसको जो रेशनलिज्म थ्योरी है वो इसकी बुनियाद कहा जाता है, क्योंकि इसने इस फ्रेज के थ्रू लोगों के का, का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो पूरा चेंज करके रख दिया। आगे देखते हैं। Rationalists, particularly Leibniz, adhere to the principles that everything have a sufficient explanation। तो अगर मैं आगे और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो इसका एक और पार्ट बनाएंगे, इसमें जो भी टॉपिक्स जो बचे हैं, जो चीज़ें बची हैं, जैसा कि ह्यूमनिज्म और दूसरी जो फिलासफीज बची हैं, उनको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे।